हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अमिता माली, बॉटनी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियस, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसी की संरचना को हम समझेंगे। हम न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवलप आदि चीज़ों को हम समझ चुके थे। अब न्यूक्लियस में पाई जाने वाली जो संरचना है क्रोमेटिन रेटिकुलम या क्रोमेटिक जालक या क्रोमेटिन की संरचना, आज उस पर डिस्कस करेंगे। तो क्रोमेटिन या गुणसूत्र, ये सब हम सब जानते हैं कि जो प्लांट वायरस है, ये आरएनए वायरस को छोड़ करके सभी सजीवों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए केवल एक गुणसूत्र के द्वारा व्यक्त होता है, जबकि तथा सीधे ही कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में मतलब डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस जैसी कोई संरचना ही नहीं होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए एक से अधिक गुणसूत्रों के रूप में विकसित रहता है, निरूपित होता है, तथा केंद्रक द्रव्य में केंद्रक झिल्ली द्वारा आबद्ध रहता है। गुणसूत्र जो है मतलब सूत्रवत या छड़नुमा संरचनाएं हैं, जिनमें स्वजनन की क्षमता होती है, ऑटो रेप्लिकेशन इसमें होता है, और ये नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक गुणों को भी बनाए रखते हैं। और ये आनुवंशिक पदार्थ को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने यानी ट्रांसफ़र करने से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। और इनमें क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होने का गुण भी पाया जाता है। तो सबसे पहले कि भाई जो क्रोमेटिन है वो बहुत ही, वैसे तो क्या क्रोमेटिक जालक जो केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है, और अभिरंजकता की दृष्टि से बेसोफिलिक होता है, यानी कि क्षार प्रिय होता है, क्षारीय अभिरंजन से अभिरंजित होता है। और इसको क्या कोशिका चक्र को दो अवस्था में बांट सकते हैं, इसकी इंटरफेज एम फेज। दो जो है अवस्था, एक इंटरफेज एम फेज यानी एम प्रावस्था, या विभाजन प्रावस्था यानी कि डिवाइडिंग फेज। स्ट्रॉस सबसे पहले जो है, स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 ने सबसे पहले कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न के दौरान केंद्रक द्रव्य में साइटोप्लाज्म में होने वाली सूत्राकार संरचनाओं यानी कि गुणसूत्र को देखा। स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले देखा, और जो डब्ल्यू वॉल्डियर है 1888 में ये जो स्ट्रक्चर थी, जो सूत्र कणिकाएँ हैं, सूत्र वाली सूत्राकार संरचनाएं, उनको क्रोमोसोम्स नाम दिया, क्योंकि ये जो संरचनाएं थी क्षारीय रंजकों से रंग जाती थी। उन्होंने जब स्टेन करके देखा तो क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी। फिर आए WS सटन 1902 में। इनको आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले वाहक के रूप में माना। मतलब उन्होंने ये बता दिया था, सटन ने बताई ये चीज़, कि ये आनुवंशिकता के कारक हैं, मतलब जो गुणसूत्र हैं। फिर हॉफ मिस्टर आए 1948 में। इन्होंने ट्रेडेंसकेशिया की परागण मात्र कोशिकाओं में इनको देखा। तो ये इनकी हिस्ट्री है कि भाई किस तरीके से स्ट्रॉसबर्गर, डब्ल्यू वॉल्डियर, WS सटन एंड हॉफ मिस्टर ने गुणसूत्र के बारे में किए। सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने देखा कि भाई सूत्राकार संरचनाएं हैं, नाम फिर इसको डब्ल्यू वॉल्डियर ने दिया। उसके बाद सटन ने बताया कि ये आनुवंशिकता में काम आते हैं, आनुवंशिक पदार्थ हैं ये, तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों वाहक के रूप में माना इनको। प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य के जो केंद्रक द्रव्य में एक रंगहीन केंद्रीय क्षेत्र होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं। और इस क्षेत्र में वलयाकार या सर्कुलर, कुंडलित या कॉइल्ड द्विरज्जु की डीएनए अणु पाया जाता है, जिसे प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए वलय अत्यधिक वलयित होता है तथा प्लाज्मा झिल्ली से एक बिंदु मीजोसोम से संलग्न रहता है। न्यूक्लियोइड क्षेत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है तथा इस क्षेत्र में कोशिका द्रव्य क्षार स्नेही होता है। और प्रोकैरियोट में तो क्या जीवाणु जैसे कि ई कोलाई व साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम की कोशिकाओं के गुणसूत्र का भी हम देखते हैं, तो इसी प्रकार से दिखाई जाते हैं कि ये वलयित ही रहते हैं।
ई कोलाई की कोशिका में भी गुणसूत्र क्या है, वलयाकार यानी कि सर्कुलर वलित द्विरज्जुकी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना होता है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 1100 माइक्रोमीटर से 1400 माइक्रोमीटर होती है। और ये 3.235 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ से मिलकर बना होता है। और इसका जो आणविक भार है वो 25,109 डाल्टन होता है। इस डीएनए में 4 क्षारक होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन व थाइमिन। इसके अलावा जो अन्य क्षारक है वो 6 मिथाइल अमीनोप्यूरिन्स व 5 मिथाइल साइटोसिन भी पाए जाते हैं। हालांकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं, किंतु डीएनए अणु के साथ कुछ अन्य प्रोटीन्स व आरएनए अणु पाए जाते हैं। इसमें लगभग 30% आरएनए व 10% प्रोटीन जो कि इसके वेट के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। इनमें ट्रांसलेशन की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही एमआरएनए डीएनए से जुड़ा दिखाई देता है। अतः आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि वो दिखता है जुड़ा हुआ, ट्रांसफ़र ही नहीं होता है। और जिन प्रोटीन की देखा गया है वे एंजाइम होते हैं तथा प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र के संरचनात्मक घटक नहीं होते हैं। और ये तो नॉर्मल जो सर्कुलर डीएनए है, उसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक में क्या है, प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका में केंद्रीय डीएनए के अतिरिक्त कोशिका द्रव में कई द्विरज्जुकीय डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वलय पाए जाते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये अतिरिक्त डीएनए वलय केंद्रीय डीएनए वलय में समायोजित हो जाते हैं, तब तो उनको क्या कहते हैं, एपिसोम्स कहते हैं। और जब अलग रहते हैं बिना समायोजित हुए हुए, जब केंद्रीय डीएनए में समायोजित नहीं होते हैं तब तो ये प्लाज्मिड्स हैं, और समायोजित हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं उसमें, तो एपिसोम्स कहलाते हैं। प्लाज्मिड्स स्वायत्त तत्व होते हैं जिनमें स्वयं प्रतिकृत होकर या रेप्लिकेट होकर अनेक प्रतिलिपियाँ बनाने की क्षमता होती है। संरचना में प्लाज्मिड्स भी वलयाकार द्विरज्जुकी डीएनए अणुओं द्वारा निर्मित वलय है, जिनमें 50 से 100 जीन्स पाए जाते हैं, जो कि जीवाणु कोशिकाओं की कुछ क्रियाओं व लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। प्लाज्मिड जो है, डीएनए की लंबाई लगभग 25 माइक्रोमीटर होती है तथा आणविक भार 5 × 10⁷ डाल्टन होता है। और जो प्लाज्मिड्स है एक स्वतंत्र आनुवंशिक तंत्र होता है। और जीवाणु कोशिका द्रव्य में प्लाज्मिड्स किसी वायरस के जीनोम है, जो कि ऐसा कि माना जाता है कि ये वही जीनोम है जो जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त जीन्स के रूप में कार्य करता है। ये जो जीवाणु कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृत होते हैं तथा कोशिका विभाजन व पाइली द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित भी हो जाते हैं, जबकि एपिसोम में स्वयं प्रतिकरण का गुण नहीं पाया जाता है। इन्हें पहले जीवाणु डीएनए के साथ समाकलित होना पड़ता है, फिर ही ये प्रतिकृत हो पाते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में संयुग्मन कॉन्जुगेशन की क्रिया के समय एपिसोम्स लिंग कारक या F+ की तरह कार्य करते हैं तथा संयुग्मक को नियंत्रित करते हैं। और इसी प्रकार से ये संयुग्मन नलिका द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये तो थे कि भाई प्रोकैरियोटिक में इस प्रकार से पाया जाता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स वो किस प्रकार से पाया जाता है। तो सभी यूकैरियोटिक जो जीवों की जाति विशेष में गुणसूत्रों की संख्या, आकार व परिमाप निश्चित ही होता है। संख्या, जैसे कि संख्या अगर हम देखें तो सामान्यतः जीवों को काई किया जो सोमेटिक सेल्स है, गुणसूत्र की संख्या डिप्लॉइड होती है, और जो सेक्स यूनिट या गैमेट्स है जनन कोशिकाओं में अगुणित होती है। और विभिन्न जातियों में गुणसूत्रों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि पादपों में हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में जो द्विगुणित है 4 सबसे कम संख्या में गुणसूत्र होते हैं, तथा ऑफियोग्लोसम में जो द्विगुणित है वो 1260 सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र होते हैं। तो इस प्रकार से, और जंतुओं में एस्केरिस मैग्लोसिफेला में सबसे कम रहते हैं, 2 में 2 द्विगुणित जो संख्या है वो 2 है, तथा एस्टाकैंथा एंटाकैंथा में सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो किसी भी जीव में गुणसूत्रों की आधारीय गुणित संख्या, जिसमें जीन का एक पूर्ण समुच्चय होता है, उसको हम जीनोम कहते हैं। गुणसूत्रों का जो पूर्ण समुच्चय है उसको हम जीनोम कहते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से
जो यूकैरियोटिक है उसमें क्रोमेटिन की संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। और क्रोमेटिन मटेरियल को अगर हम देखें तो जो डीएनए और आरएनए है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की मात्रा तथा अभिरंजित होने के गुण के आधार पर क्रोमेटिन पदार्थ दो प्रकार का होता है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ये देखिए आप, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो हीट्स ने केंद्रक में कुछ ऐसे क्षेत्रों का वर्णन किया जो अभिरंजित करने पर गहरे अभिरंजित होते हैं। इसके अनुसार ये क्षेत्र कोशिका चक्र की अंतरावस्था तथा प्रारंभिक प्रोफेज में गुणसूत्रों की ही संघनित अवस्था दर्शाते हैं। इन्हें वर्णिक केंद्र या क्रोमोसेंटर कहते हैं। और शेष जो असंघनित हल्के अभिरंजित गुणसूत्रों के क्षेत्र हैं उनको यूक्रोमेटिन कहा। तो इस प्रकार जो अभिरंजकता है स्टेनिंग के गुणों के आधार पर अंतरावस्था में, ध्यान रखना ये इंटरफेज में पाए जाते हैं। इंटरफेज में दो प्रकार के क्रोमेटिन क्षेत्र विभेजित किए जाते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हल्के हैं असंघनित हल्के अभिरंजित वो यूक्रोमेटिन है, यानी कि सत्य प्रकार की क्रोमेटिन जालक, और जो गहरे अभिरंजित है वो है हेट्रोक्रोमेटिन क्षेत्र। तो यूक्रोमेटिन क्या है, ये गुणसूत्रों के ये क्षेत्र हल्के या कम अभिरंजित होते हैं। यूक्रोमेटिन क्षेत्र में क्रोमेटिन अधिक कुंडलित व संघनित होते हैं, किंतु यह क्षेत्र उपापचय की दृष्टि से सक्रिय होते हैं। यूक्रोमेटिन उस क्रोमेटिन का प्रतिनिधित्व करता है जो माइटोसिस के उपरांत पूर्णतः परिक्षेपित हो जाते हैं तथा यह आनुवंशिक सक्रिय होता है। और जो पादपों तथा जंतुओं का जो अधिकतर जातियों में कोशिका विभाजन है, समसूत्री और अर्धसूत्री, उस समय कुछ गुणसूत्रों के कुछ खंड अधिक अथवा कम संघनित दिखाई देते हैं। यह घटना हेट्रोपिक्नोसिस कहलाती है। हेट्रोपिक्नोसिस सकारात्मक पॉजिटिव भी हो सकती है अथवा नकारात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव। अति संघनन की अवस्था अति संघनन की अवस्था पॉजिटिव हेट्रोपिक्नोसिस कहलाती है। और यदि क्रोमेटिन पदार्थ पूरे कोशिका विभाजन के दौरान बहुत अधिक संघनित रहता है तो इसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट रहता है, गहरा रहता है। और यदि कम संघनित, कम कुंडलित अथवा फैला हुआ रहता है, एक्सटेंडेड, तो उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं। तो ये तो था यूक्रोमेटिन। अब हम देखते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। दूसरा क्षेत्र जो है गहरा अभिरंजित होता है, इसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। इस क्षेत्र में क्रोमेटिन अधिक कुंडलित संघनित अवस्था में रहता है। ये उपापचय दृष्टि से निष्क्रिय रहता है। और इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग है वो हिट्स ने 1928 में किया, जो कि क्या है कि हेट्रोक्रोमेटिन में गुणसूत्र बहुत अधिक कुंडलित और फोल्डेड होते हैं, अतः वह अधिक गहरा अभिरंजित होता है। क्योंकि कुंडलित तो बहुत ज़्यादा गुथा हुई जो रहता है ना, उस तरीके से रहता है, अधिक गहरा होता है। यह भाग आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ से बना होता है, किंतु ये गुणसूत्र की विभिन्न उपापचय क्रियाओं, न्यूक्लिक अम्लों का जैव संश्लेषण तथा एटीपी उपापचय को नियंत्रित करता है। इस खंड में डीएनए निष्क्रिय इनर्ट होने के कारण आरएनए ट्रांसक्राइब नहीं करता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता है। जैसे कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के वाई गुणसूत्र का काफ़ी लंबा हिस्सा हेट्रोक्रोमेटिक होता है तथा ये आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होता है। इसके उलट हम यूक्रोमेटिन जो बहुत हल्का विरंजित होता है, गुणसूत्र का अधिकतर भाग एक्सटेंडेड ही होता है, वो यूक्रोमेटिक क्षेत्र है। तो ये भाग सक्रिय होता है। इस खंड का डीएनए इंटरफेज में मैसेंजर आरएनए संश्लेषित करता है, इसलिए संश्लेषण के लिए सक्रिय कोशिका में बड़ी केंद्रिक के न्यूक्लियोलस तथा अधिक यूक्रोमेटिन होता है। और ये जो क्रोमेटिन की जो दोनों अवस्थाएं हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, आपस में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मानव लिम्फोसाइट में हेट्रोक्रोमेटिन, तो वो दो प्रकार से रहती है, कॉम्पोनेंट और एसेंशियल हेट्रोक्रोमेटिन और कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये आपस में इंटरचेंजेबल है। और हेट्रोक्रोमेटिन भी दो प्रकार से, एक तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन और एक कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, इस प्रकार से पाया जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव है या सबसे पहले हम देखते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। इस हेट्रोक्रोमेटिन में क्रोमेटिन जो है
कोशिका चक्र के दौरान संघनित अवस्था में नहीं दिखाई देता है। हेट्रोक्रोमेटिन में स्थायी नहीं रहता है। यह आवर्ती विक्षेपण या पीरियोडिक डिस्पर्सल दर्शाता है तथा इस समय यह अनुलेखन क्रिया की दृष्टि से सक्रिय रहता है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है। वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन क्षेत्रों की संख्या व व्यवस्था विभिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। कुछ कोशिकाओं में जो क्रोमेटिन संघनित हो जाता है, कुछ में नहीं होता, या कुछ में परिवर्धन या डेवलपमेंट या किसी की विशिष्ट अवस्था में संघनित होकर हेट्रोक्रोमेटिक हो जाता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो मैमल्स हैं उनकी फीमेल में एक्स गुणसूत्र हैं, जिनमें से एक गुणसूत्र सक्रिय व सदैव यूक्रोमेटिक रहता है तथा दूसरा एक्स क्रोमोसोम निष्क्रिय व हेट्रोक्रोमेटिक होकर सेक्स क्रोमेटिन या लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी बनाता है। इसका जो किसने बताया था, ये बार एंड बर्ट्राम ने 1949 में बताया था। उन्होंने बताया कि मादाओं की कोशिकाओं में 2 एक्स गुणसूत्रों में एक एक्स गुणसूत्र एक्सटेंडेड अवस्था में रहता है, यूक्रोमेटिन में रहता है, जो उपापचय क्रिया में भाग लेता है तथा दूसरा संघनित होकर हेट्रोक्रोमेटिन लिंग निर्धारण में सहायक होता है। फिर जो है हम देखें कि ये तो था फैकल्टेटिव। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। फैकल्टेटिव में ये बताया है कि जो आवश्यकता अनुसार यूक्रोमेटिन अवस्था में परिवर्तित भी हो सकता है और इनमें सक्रिय जीन्स भी पाए जाते हैं। और ये फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसी जो अवस्थाएं हैं, जैसे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट, आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय रहता है, लेकिन ये सेक्स क्रोमेटिन का निर्माण करता है। फिर है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। यह स्थायी प्रकार है, जबकि फैकल्टेटिव स्थायी नहीं है, वैकल्पिक है वो। कॉन्स्टिट्यूटिव यानी संरचनात्मक हेट्रोक्रोमेटिन। इसमें डीएनए स्थायी रूप से निष्क्रिय होता है तथा क्रोमेटिन पूरे कोशिका चक्र में स्थायी रूप से संघनित रहता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में पुनरावृत्ति डीएनए अनुक्रम या रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है, जिसे सैटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है। सैटेलाइट डीएनए गुणसूत्रों में संरचनात्मक भूमिका निभाता है। संरचनात्मक हेट्रोक्रोमेटिन साधारणतः खंडों में पाया जाता है और बहुत से बाहरी सेंट्रोमियर तथा केंद्रिक संघटक क्षेत्रों में भी पाया जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो सेंट्रोमियर को स्ट्रॉन्ग रखता है, दृढ़ता प्रदान करने में सहायक है। यह जैव जीनों के मध्य एक अंतरालक या स्पेसर की भांति कार्य करते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन केंद्रक कला के साथ जुड़ने के लिए स्थान तथा अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों के युग्मन के लिए स्थान व आकर्षण प्रदान करते हैं। तो ये जो है इसमें मतलब सभी प्रकार का कोशिकाओं में हमेशा पाया जाता है। ये स्थायी रूप से संघनित गुणसूत्र खंड होता है जो कि आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होता है और समजात गुणसूत्र पर इसकी स्थिति निश्चित व स्थिर होती है। ये गुणसूत्र के सेंट्रोमियर, टेलोमियर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र तथा बैंड्स के रूप में इंटरकैलरी हो सकता है। यह बहुत अधिक रिपीटेटिव होता है तथा प्रोटीन संश्लेषण के समय निष्क्रिय रहता है, किंतु इसमें राइबोसोमल आरएनए के लिए पॉलीजीन्स होते हैं, बहुजीन्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, केमिकल संगठन है। रासायनिक दृष्टि से जो क्रोमेटिन प्रोटीन व डीएनए का बना होता है और कुछ मात्रा में 5% आरएनए भी पाया जाता है। क्रोमेटिन में अधिकांशतः हिस्टोन प्रोटीन कण होते हैं, परंतु थोड़ी सी मात्रा में नॉन हिस्टोन भी पाए जाते हैं। फंजाई के अतिरिक्त यूकैरियोट के क्रोमेटिन में हिस्टोन पाया जाता है, यानी कि फंजाई में हिस्टोन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए, आरएनए तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मात्राएं अलग अलग जातियों में ही नहीं वरन एक ही जीव के विभिन्न कोशिकाओं में भी भिन्न होती है। तो डीएनए जो है लगभग 31% और आरएनए 5%, हिस्टोन 36% और नॉन हिस्टोन लगभग 28% पाए जाते हैं। तो बच्चों ये तो थी न्यूक्लियस में पाई जाने वाली क्रोमेटिन संरचना। इसकी जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपके पूरे गुणसूत्र की डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, वो तब हम जब उसका टर्न आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम
जो न्यूक्लियोलस है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।